हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। माय नेम इज मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज यानी कि 13 दिसंबर के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आज का ही न्यूज़पेपर। राइट, तो 10 क्वेश्चंस आज का न्यूज़पेपर। लेट अस गेट स्टार्टेड। नंबर 1, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आज के न्यूज़पेपर में था कि जो बाइडेन जो है वो इंडिया नहीं आ रहे हैं अब। सो अर्लियर ही वाज सपोज्ड टू ट्रैवल टू इंडिया टू बी द चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे परेड, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं और उसी के साथ ही एक क्वाड ग्रुपिंग है जिसकी समिट भी शेड्यूल की गई थी, लेकिन अब वो भी नहीं होगी, उसको भी रीशेड्यूल किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन है क्वाड ग्रुपिंग के ऊपर। क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। ये सही है स्टेटमेंट। 4 कंट्रीज, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन चारों को मिला के बनता है क्वाड, या फिर इसको द सिक्योरिटी क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। उसकी शॉर्ट फॉर्म है कि हम क्वाड बोल देते हैं, द सिक्योरिटी क्वाड्रिलेटरल या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, एक ही बात है। Second, it has emerged from a joint military exercise named Malabar. मालाबार नाम की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ करती थी इंडिया, यूएसए और जापान के बीच में। ये एक ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज थी, लेकिन कोविड के दौरान 2019-20 के आसपास ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गए। तो जब ये चारों मिलके करने लग गए तो एक कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना ये सारे मिलकर एक ग्रुपिंग ही बना लें, जिससे कि क्वाड इमर्ज हुई। और क्यों क्वाड इमर्ज हुई उसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन एक प्राइमरी रीजन ये भी है कि ये चारों कंट्रीज डेमोक्रेसीज हैं। ये चारों लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, पहली बात। दूसरा, ये सारे बहुत सारे आइडियोलॉजीज शेयर करती हैं, डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग हैं। और एक तरह से यूएसए का जो एक एजेंडा है कि एग्रेसिव चाइना को कंट्रोल करना। चाइना जिस तरह से पिछले कई सालों से ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन में अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज कर रहा है, उसको रोकने के लिए भी इन सब ने इकट्ठे आने की सोची। दैट वाज द आइडिया। सो यस, इट हैज इमर्ज्ड फ्रॉम अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड मालाबार। ये एक्सरसाइज अब भी होती है हर साल, लेकिन अब ये इन चारों कंट्रीज की कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज है। थर्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज I2U2। ये गलत स्टेटमेंट है। I2U2 एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी क्वाड कहलाती है, लेकिन दैट इज इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई। I2U2 इस तरह से बनी है। इसको कहा जाता है न्यू क्वाड। ये क्वाड नहीं है, दिस इज न्यू क्वाड। जो क्वाड है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन है, इसको कहा जाता है इंडो पैसिफिक क्वाड, क्योंकि ये इंडो पैसिफिक वाला एरिया कवर करती है। और I2U2 या न्यू क्वाड को कहा जाता है मिडिल ईस्टर्न क्वाड, MEQ। तो दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हुई? 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो आज की ये न्यूज है, आज के न्यूज़पेपर में, द राज्यसभा हैज पास्ड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023 ऑन 12th of December। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये बिल अभी पास किया है राज्यसभा ने। द बिल वाज ब्रॉट फॉलोइंग अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने प्रपोज किया था और कहा था कि जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट पैनल जो है उसमें जज भी होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी देयर। तो उसके बाद ये जो बिल है ये लाया गया है। दिस इज करेक्ट। द बिल इंक्लूड्स सम कंसेशंस इंक्लूडिंग रिटेनिंग द स्टेटस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स ऑन पार विद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक बार ये कंट्रोवर्सी होने लगी थी कि गवर्नमेंट इनका स्टेटस रिड्यूस कर रही थी, उसको कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर रही थी, लेकिन अब दोबारा से उसको जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में ले जाया जा रहा है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ये आज के न्यूज़पेपर में था। सी इज द करेक्ट आंसर।
हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट हृदय परिवर्तन अभियान? हरियाणा गवर्नमेंट ने एक अभियान लॉन्च किया है, हृदय परिवर्तन अभियान या चेंज ऑफ हार्ट कैंपेन। ये किस चीज के बारे में है? फर्स्ट, हरियाणा's नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो इज सेट टू रोल आउट दिस न्यू प्रोग्राम। हरियाणा का नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो है जो इसको रोल आउट करने वाला है। करेक्ट है ये। सेकेंड, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स एंड पैरोल जंपर्स would have to take a vow of complete renunciation of their criminal activities before village communities। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये इन जनरल प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स और पैरोल जंपर्स के लिए नहीं है कि वो क्राइम करना छोड़ देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स के लिए है, ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग ट्रैफिकर्स के लिए है, that they will renounce, they will take a vow of complete renunciation of their drug activities before the village communities। तो विलेज कम्युनिटी, सरपंच, पंचायत के सामने जाके वो लोग शपथ उठाएंगे कि हम आगे से कभी ड्रग्स नहीं लेंगे या ड्रग्स का धंधा नहीं करेंगे। तो एक गलत स्टेटमेंट है। इट इज स्पेसिफिकली अबाउट ड्रग्स। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से ही ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। Third, the police teams will work in tandem with village communities for the implementation of this program। Yes, policing एक तरह से कम्युनिटी और पुलिस मिलके काम करेगी इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो कितनी स्टेटमेंट सही है? 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। How many of the following statements are correct? तो आज 0 आवर के ऊपर न्यूज़पेपर में न्यूज आई हुई थी। 0 hour is a period in the Indian Parliament when members of Parliament can raise issues of urgent public importance। Yes, ये एक यूनिकली इंडियन इनोवेशन है जो और किसी जगह पे हमें देखने को नहीं मिलती। It precedes the question hour, यानी कि ये क्वेश्चन आवर से पहले आता है। No, ये क्वेश्चन आवर के बाद आता है। It follows the question hour। हर दिन जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग शुरू होती है तो वो 11 बजे शुरू होती है। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक इज द क्वेश्चन आवर। 12 बजे 0 आवर शुरू होता है, लेकिन ये कब तक चलेगा? इसको 0 आवर इसीलिए कहा जाता है कि ये 2 मिनट का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू उठाया जा रहा है वो कितनी देर लेगा। तो ये तब तक चलता है और जब ये खत्म हो जाता है तो उसके बाद एजेंडा ऑफ द डे शुरू होता है। तो इसकी कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होती, इसीलिए इसको 0 आवर कहा जाता है। सो इट फॉलोज द क्वेश्चन आवर, नॉट प्रीसीड्स। तो गलत स्टेटमेंट है। टू रेज मैटर्स ड्यूरिंग 0 आवर, MPs मस्ट गिव नोटिस टू द स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। बिल्कुल ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को नोटिस देना पड़ेगा तभी आप वो इशू उठा सकते हैं। तो 2 स्टेटमेंट्स इसमें भी करेक्ट है। Next, which of the following organizations are banned by the government of India for pro-Khalistan activities? Sikh secessionist जो activities हैं उनके context में इनमें से कौन सी organization को government of India ने ban किया हुआ है? आज की बहुत controversy चल रही है उसको लेकर, इसलिए ये question है। Sikhs for Justice, yes, it is banned. In fact, सारी controversy इसी को लेकर चल रही है। So it operates from USA और भी बहुत सारी countries में। Second is Babbar Khalsa International, yes, this is also a militant organization, terrorist organization. Third is Khalistan Commando Force, ये तीनों ही banned organizations हैं regarding pro-Khalistan activities. So D 1, 2, 3 is the correct answer. Choose the incorrect statements regarding NREGA. NREGA के बारे में इनमें से कौन सी statement गलत है? It provides a legal guarantee of at least 100 days of employment per year at minimum wages। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा जो है वो 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता है। Second, the NREGA is managed by the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India।
No, this is incorrect. It is by the Ministry of Rural Development under the Government of India. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो इनकरेक्ट पूछी है इन्होंने, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। तो नरेगा जो है ये 2005 में स्कीम आई थी और 2009-10 के आसपास इसके आगे महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया था, सो इट बिकेम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें हर साल रूरल हाउसहोल्ड्स में हर फैमिली के एक इंसान को 100 डेज की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी मिनिमम वेजेस पे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 जब से हमने एब्रोगेट किया है, उसके बाद अभी जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 3 की बात हो रही है कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर थी कि वो जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दे, उसको यूटी बना दे। तो आर्टिकल 3 में ये पावर्स मेंशन्ड है। तो आर्टिकल 3 में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? इट ऑथराइजेस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू डू व्हाट? टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 or more states और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। सारी बातें करेक्ट है, ये सारी चीजें पार्लियामेंट कर सकती है। सेकंड, कैन इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। Yes, it can do that as well. Can alter the boundaries or name of any state. ये भी करेक्ट है। आज तक अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में देखें तो जितनी भी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुई है उसमें ऑलमोस्ट ये सारी चीजें हो चुकी हैं। 2 स्टेट्स को मिला के एक बड़ी स्टेट भी बनाई गई है, एक स्टेट को बाइफरकेट करके 2 भी बनाई गई है, 3 भी बनाई गई है, स्टेट को यूटी को स्टेट में कन्वर्ट किया गया है, बाउंड्रीज ऑल्टर की गई है, नाम ऑल्टर किए गए हैं। तो यस, ये पूरा आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग करेक्ट है। और एक मजे की बात ये है कि इस आर्टिकल की एक्सप्लेनेशन जो दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में ही, उसके अकॉर्डिंग जहां जहां भी वर्ड स्टेट मेंशन्ड है, दैट आल्सो मींस यूनियन टेरिटरी, दैट आल्सो मींस यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट यूटी के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकती है। तो सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इन्फ्लेशन। तो आज इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेटा आया, उसके बारे में क्वेश्चन है। इंडियाज इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज टू 5.55% इन नवंबर अप फ्रॉम 4.87% इन अक्टूबर। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। द रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन जो है इज नाउ स्टेबल एंड विद इन द नोटिफाइड टॉलरेंस बैंड ऑफ 2 to 6%। अभी टॉलरेंस बैंड जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया है और इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स के थ्रू इन्फ्लेशन को इसी रेंज के बीच में रखता है, ये भी करेक्ट है। तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे आज का। अ ग्रुप ऑफ टैंकर्स दैट ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम रशिया, ईरान एंड वेनेजुएला अवॉइडिंग मेनस्ट्रीम ट्रेड्स एंड कैरिंग रशियन बैरल्स इज टर्म्ड एज व्हाट। एक टर्म है ये कि जितनी भी बैंड कंट्रीज हैं जिनके ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज ने स्पेशली यूएस ने सैंक्शन लगाए हुए हैं, वो उनका भी ऑयल तो बिकता है पूरी दुनिया में, तो वो किस तरह के टैंकर्स होते हैं उनके लिए एक टर्म है, दैट टर्म इज ओपेक फ्लीट। करीब 1000 ऐसे टैंकर्स हैं बहुत बड़े बड़े जो ऑयल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसको बोला जाता है ओपेक फ्लीट या डार्क फ्लीट भी बोल दिया जाता है इसको। तो ये सैंक्शन से बच के फिर भी पूरी दुनिया में किसी न किसी तरह से कुछ कंट्रीज को तेल पहुंचा रहे हैं। जैसे इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कस्टमर्स ऑफ क्रूड ऑयल कमिंग फ्रॉम रशिया, हम खरीद रहे हैं उनसे। हमारी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग एस जयशंकर जी बार बार इसको एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज अवर सॉवरेनिटी, तो हम खरीद रहे हैं रशिया से क्रूड ऑयल। तो इस फ्लीट को कहा जाता है ओपेक फ्लीट। ऐसे ही एक टर्म कुछ महीने पहले फेमस हुई थी, उसको कहते थे लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज।
लॉन्ड्रोमैट कंट्रीज। लॉन्ड्रोमैट बेसिकली मतलब जैसे लॉन्ड्रोमैट्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे जाके कपड़े धोए जाते हैं, गंदे कपड़े डालते हैं मशीन्स में, साफ बाहर आते हैं। तो लॉन्ड्रोमैट एक टर्म थी, यानी कि जिन कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं उनसे क्रूड ऑयल सस्ते में खरीद रही हैं कुछ कंट्रीज, जैसे कि लेट अस से इंडिया, और यहाँ पे उसको रिफाइन करके फिर आगे उन कंट्रीज को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं जो डायरेक्टली बैन वाली कंट्री से नहीं खरीद सकती। तो इसको इस केस में इंडिया बिकम्स अ लॉन्ड्रोमैट कंट्री कि ये क्रूड ऑयल खरीदती है, रिफाइन करती है और उन कंट्रीज को बेच देती है जो डायरेक्टली सोर्स से कभी नहीं खरीदेंगे बिकॉज ऑफ सम सैंक्शंस। सो दैट बिकम्स अ लॉन्ड्रोमैट कंट्री। तो अब ओपेक फ्लीट जो है ये न्यूज में है। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। India is the second largest producer of sugarcane in the world after Brazil. ये ठीक है स्टेटमेंट। Brazil is the largest producer as well as the largest exporter. हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इसलिए इंडिया इज ऑल्सो द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एनीवे, सेकेंड, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगरकेन इन इंडिया इज महाराष्ट्र। ये भी ठीक है स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हुई? कोई भी नहीं, neither one nor two. D is the correct answer. तो इसलिए न्यूज में था क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि शुगर केन को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करना क्योंकि इस बार प्रोडक्शन थोड़ी सी कम हुई है और शुगर केन को बहुत ज्यादा डाइवर्ट किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से इथेनॉल प्रोडक्शन की तरफ। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि इथेनॉल की तरफ ज्यादा इसको डाइवर्ट मत करो, इसको। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली बैन लगाने की सोची है कि शुगर मिल्स जो हैं वो इससे इथेनॉल नहीं बनाएंगी, तो शुगर केन से सिर्फ शुगर ही बनाओ क्योंकि आगे चल के कहीं शुगर की किल्लत ना हो जाए, शुगर कहीं अंडर सप्लाई भी ना हो जाए, फिर उसके रेट बढ़ जाएंगे, विच विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम कंसिडरिंग कि आने वाले टाइम में लोकसभा इलेक्शंस भी हैं आफ्टर अबाउट 4-5 months। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इथेनॉल प्रोडक्शन कैन टेक अ बैक सीट, अभी हमें शुगर की प्राइसेस को कंट्रोल में रखना है, तो इसलिए शुगर केन जो था ये न्यूज में था। That is all from today's newspaper। अगर आपने न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा था, ये सारी न्यूज के बारे में ये वाले बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। That is all। Thank you so much and take care।